सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज 19 अगस्त के जनसत्ता अखबार का छोटा सा विश्लेषण करेंगे और जानेंगे देश विदेश की विभिन्न खबरें जो आपकी यूपीएससी या राज्य सेवा की तैयारी में महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं एक नया दिन नई ऊर्जा के साथ और उत्साह के साथ तैयारी में डेली अपने अपने टारगेट्स को अचीव करिए। कभी भी बर्डन मत बनाइएगा अपने शेड्यूल को। जितना हो सके मस्ती से करिए, मगर जितना करिए वो बेहतर तरीके से करिए। कर्ज भुगतान में चूक पर दंडात्मक ब्याज नहीं वसूल सकेंगे बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर बैंक वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी द्वारा दंडात्मक ब्याज को अपना राजस्व बढ़ाने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। केंद्रीय बैंक ने इस बारे में संशोधित नियम जारी किए हैं। नए नियमों के तहत कर्ज भुगतान में चूक के मामले में अब बैंक संबंधित ग्राहक पर सिर्फ उचित दंडात्मक शुल्क ही लगा सकेंगे। दूसरी ओर भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों का कहा है कि ब्याज दरें नए सिरे से तय करते समय वह कर्ज ले चुके ग्राहकों को ब्याज की निश्चित फिक्स्ड दर चुनने का विकल्प उपलब्ध कराएं। ये खबर बहुत ही देश के विभिन्न व्यापारियों के हित में है या विभिन्न उद्यमियों के हित में है जो बैंकों से अपना व्यवसाय चलाने के लिए या व्यवसाय को स्थापित करने के लिए ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं। ठीक है, मगर बाजार की नकारात्मक परिस्थितियों के कारण, जैसे बाजार का डाउन चलना, ग्राहकों का कम आना या कोई राष्ट्रीय वित्तीय संकट का होना, कोई महामारी का होना, इन सभी कारकों से अगर वह व्यक्ति अपना कर्ज लौटा नहीं पाता है तो बैंक पता है क्या करती हैं, उस पे पेनाल्टी लगा देती हैं और पेनाल्टी भी बहुत ही बड़ी दर पे लगाई जाती है। ये समस्या सबसे ज़्यादा उभर के आई है जब कोविड के बाद से 2020-21 लगातार ग्राहकों ने अपने ऋण वापस नहीं करे हैं। ब्याज के साथ जो लोन लिया था वो पैसा वापस नहीं करा है। बैंकों द्वारा उन पे और डबल पेनल्टी लगा कर इतना बर्डन बढ़ गया है कि अगर वो दे भी देंगे तो जब आया ही नहीं तो कहाँ से निकाल के दे पाएंगे। इस चीज़ को लेके बैंक से लोन लेने वाले सभी व्यक्ति आरबीआई को इस बारे में अवगत कराते रहे और जितने भी व्यवसायी हैं, जितने भी आपके विभिन्न व्यवसाय मंडल के अध्यक्ष वगैरह होते हैं, उन सब ने किसी न किसी प्रकार से आरबीआई को ये संज्ञान में दिया कि चलिए वो तो ठीक है कि बैंक को बिल्कुल कोई सर्टेन परसेंटेज तो चार्ज करना चाहिए पेनाल्टी के रूप में, वरना तो निरंकुश हो जाएंगे ना व्यक्ति। मगर इस परसेंटेज पेनाल्टी के नाम पे बैंक जिस गति से या जिस दर से भारी भारी मात्रा में पैसे वसूल रहा है, ये गलत है। एक नॉमिनल शुल्क ले लीजिए ताकि उससे व्यक्ति को भी भार नहीं पड़ेगा और उससे क्या होगा, किसी भी प्रकार का अननेसेसरी उसे पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। केंद्रीय बैंक की अधिसूचना में कहा गया है, कर्ज लेने वाले व्यक्ति द्वारा ऋण अनुबंध की शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर उसे दंडात्मक शुल्क लिया जा सकता है। हाँ, एक सर्टेन फीस लीजिए आप, सर्टेन फीस। इसे दंडात्मक ब्याज के रूप में नहीं लगाया जाए। देखो, फीस लीजिए आप, दंडात्मक ब्याज मत लगाइए, क्योंकि वो तो और इंक्रीमेंट हो जाएगा, बढ़ता हुआ लगेगा उसके ऊपर, है ना। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि दंडात्मक शुल्क उचित होना चाहिए,
यह किसी कर्ज या उत्पाद श्रेणी में पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। और अगर आप फीस भी ले रहे हो तो वो नॉमिनल फीस हो, ठीक है, एक नॉमिनल फीस हो। ये नहीं कि अब आपका, क्योंकि अब आरबीआई ने मना कर दिया है कि भैया इतना ब्याज नहीं लगाओगे पेनल्टी वाला, तो पता लगा आपने फीस ही इतनी बढ़ा दी कि आपको तो काम बराबर वही हो गया ना, चाहे कान यहाँ से घुमाओ या वहाँ से घुमाओ, है ना। सॉरी, मतलब वसूली यहाँ से करो या वैसे करो, घूम फिर के बैंक का टारगेट तो पूरा होगा। अच्छा, अच्छी पहल है, सोशल जस्टिस है भाई ये, सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय में ये आता है कि सरकार की संस्थाएं या केंद्रीय बैंक जैसी संस्थाएं नागरिकों के बारे में, उस देश में रहने वाले व्यक्तियों के बारे में सोचें। अंतिम बंगाल ने इतिहास रचा। अंतिम बंगाल शुक्रवार को इतिहास रचने हुए लगातार 2 बार अंडर-20 विश्व खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान। ये आपके लिए सीधे तौर पे करंट अफेयर्स रेसलिंग की आ रही है। महिला पहलवान अंडर-20 में अंतिम पंघाल जी, पंघाल होगा। करंट अफेयर्स पीसीएस प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण। सविता ने भी 62 किलो वर्ग में खिताब जीता और भारतीय महिला टीम ने इस खेल के इतिहास में पहली बार विश्व चैंपियनशिप टीम खिताब अपने नाम किया। प्रिया मालिक ने बृहस्पतिवार को 76 किलो वर्ग में खिताब जीता था। बहुत ही अच्छा, देश के लिए मेडल ला रहे हैं। यहाँ पे सीधे तौर पे अब देखिए, ये बाढ़ को लेकर उपराज्यपाल ने गिनाई सरकार की खामियां। मुख्य परीक्षा में अब एलजी साहब ने जो हाल ही में 4 हफ्ता पहले जो दिल्ली में बाढ़ आई थी, इसको लेके कमेंट्री करी है। कमेंट्री नहीं करी है, बेसिकली दिल्ली सरकार को सुझाव दिए हैं। पता है अपन क्या करेंगे, अपन ना इन्हीं सुझावों को कॉपी पेस्ट कर लेंगे मुख्य परीक्षा में। आएगा ज़रूर कि बाढ़ से होने वाले शहरी या नदियों के निकटतम क्षेत्रों में बाढ़ के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। अगर मैं अंग्रेजी में बोलूं तो हाउ कैन यू रिड्यूस द इफेक्ट, द डिजास्ट्रस इफेक्ट ऑफ फ्लडिंग नियर द रिवर एरियाज। देखते हैं क्या कहा उपराज्यपाल साहब ने। सुझाव जो दिए हैं, एक विभाग को यमुना नदी की धारा का स्थायी स्वामित्व सौंपे और अन्य सभी हितधारक विभागों को सहायक के रूप में विशेष जिम्मेदारियां सौंपी जाएं। वन डिपार्टमेंट विल रेगुलेट इट, एक विभाग देखेगा भाई। परिचालन और रखरखाव दक्षता बढ़ाने के लिए नियामक संस्थानों पर सभी पंपिंग प्रतिष्ठानों को एक ही विभाग को सौंपे जाएं, है ना। देखो, गवर्नेंस में सिखाया जाता है ना, यूनिफाइड गवर्नेंस। एक डिपार्टमेंट देखे तो मैनेज कर पाएगा। राजघाट और समाधि परिसर से परेशानी मुक्त जल निकासी सुनिश्चित करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी की ओर से समन्वित कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता है। चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई के संदर्भ में यमुना की हाइड्रोग्राफिक प्रोफाइल का पता लगाया जाए और पिछले 10 वर्ष से लंबे स्थायी डीसिल्टिंग ड्रेजिंग को जल्द शुरू किया जाए। कितनी अच्छी बात कही है, हाइड्रोग्राफिक प्रोफाइल। हाइड्रो ये बेसिकली जल के लिए होती है, ठीक है ना। हाइड्रोग्राफ प्रोफाइल, आप भी मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखोगे। अब पता है कैसे, आप अगर आप लिखोगे, मान लो आपको लिखना पड़ जाए तो क्या लिखोगे आप सीधे लिख दोगे कि नदी की हाइड्रोग्राफिक प्रोफाइल की जाए ताकि उससे नदी का जल स्तर का बढ़ना और आने वाले भविष्य में क्या उसका नुकसान हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। इससे डीसिल्टिंग जैसी
प्रक्रिया भी आसानी से हो सकती है। नए सिरे से भविष्य में हथनीकुंड बैराज से 10 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की क्षमता के अनुसार स्थलाकृतिक हाइड्रोडायनेमिक और हाइड्रोग्राफिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। ठीक है ना, ये टर्म्स हैं। अब आप इसमें हथनीकुंड बैराज मत लिखना, आप बस ये लिख देना कि बैराज के हाइड्रोनॉमिक और हाइड्रोग्राफिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। नालों के विस्तृत अध्ययन व शहर के लंबे समय से लंबित ड्रेनेज मास्टर प्लान को जल्द लागू करने की आवश्यकता है। आईआईटी दिल्ली ने दिल्ली गवर्नमेंट को सन 2018 में डीएमपी सन 2018 में ड्रेनेज मास्टर प्लान दिया था, डीएमपी, ध्यान रखिएगा। इसका अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। इसमें उन्होंने बताई हुई है, ये असल में हमने पुरानी इंडियन एक्सप्रेस की वीडियोस में आपको जिक्र करा हुआ है। मैं बहुत शॉर्ट में अगर आपको बताने का प्रयास करूँ कि ड्रेनेज मास्टर प्लान में लिखा क्या है। इसमें पता क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है कि पहली बात, यमुना के आसपास जितना भी क्षेत्र है, जो यमुना जी बह रही हैं, जितना भी क्षेत्र है जहाँ पे अनाधिकृत कंस्ट्रक्शंस करा दिए गए हैं, इनको समय रहते खाली करा दिया जाए, बस्तियों को यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि ये बेसिकली फ्लड प्लेन है। ये बेसिकली फ्लड प्लेन है। इसके अलावा शहरों में मेन गलियों में जितने भी ठेले लगाते हैं, ठीक है, जितनी भी दुकानें हैं, ये सब लोग डायरेक्टली जो नाली बह रही होती है छोटी सी, इसमें कूड़ा डाल देते हैं। इससे क्या हो रहा है, जो शहरों का ऑलरेडी मौजूद नाला तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो पूरी तरीके से फेलियर हो जाता है। बारिश में पूरी तरीके से फेलियर हो जाता है। इसलिए उन्होंने मना करा है कि ये देखा जाए। दूसरी बात, शहरों में बहने वाले गटर या नालों की बारिश के बहुत पहले से ही साफ सफाई कराई जाए, क्लीनिंग कराई जाए। नए और चौड़े नालों का निर्माण कराया जाए, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो जैसी तकनीकों के माध्यम से जो एक्सेस वाटर हमारे इस्तेमाल में बारिश का आ सकता है, वो उपयोग में लाया जाए। इसके अलावा अगर आपको जानना है ड्रेनेज मास्टर प्लान के बारे में, तो आप हमारी इंडियन एक्सप्रेस की पुरानी वीडियोस को जाके देख सकते हो। वजीराबाद आईटीओ बैराज के बीच महत्वपूर्ण और निर्णायक हिस्से में यमुना की चयनात्मक ड्रेजिंग की जानी चाहिए, ठीक है। चलिए, ड्रेजिंग, यहाँ पे हम आ जाते हैं आर्टिकल्स पे। तोहरा दंड, ये फिर से कंटिन्यू है उसी चीज़ का। मैं इसको नहीं बोलूँगा, मैं चाहूँगा कि आप इसे एक बार खुद पढ़ें, ताकि खुद भी पढ़ने की आपकी एक हैबिट बन जाए। जो बातें मैंने आपको पहले बताई हैं, ये वही बातें हैं। चलिए, रूढ़िवादिता से मुक्ति की भाषा, ये वाला आर्टिकल जो हम पिछले 2 दिन से लगातार सुप्रीम कोर्ट माननीय सीजेआई साहब के द्वारा जेंडर जो हैंडबुक निकाली गई है, हैंडबुक, जिसमें कई शब्द जो महिलाओं को लेके कोर्ट प्रक्रिया में इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको बदल दिया गया है, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जो स्टीरियोटाइप्स पहले से ही चले आ रही हैं, तो ये आर्टिकल उसी पे है कि कितना ज़रूरी था, ये कितना ज़रूरी था। जानते हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश की पहल पर हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स शीर्षक एक ऐसी पुस्तिका प्रकाशित हुई है जिसमें महिलाओं और बच्चियों के
लिए नए सिर्फ लिंग तटस्थ शब्दों की सूची दी गई है, बल्कि उनकी गरिमा और मर्यादा के अनुरूप शब्दों की रूपरेखा भी बनाई गई है, ताकि भविष्य में जब न्यायालय अपने निर्णय सुनाए, विधि की कक्षाओं में जब महिला विषयक कानूनों, अपराधों और प्रावधानों की शिक्षा दी जाए, तो इसी गरिमा युक्त शब्दावली का प्रयोग किया जाए। यह समाज को उसके पूर्वग्रहों, रूढ़िवादिता, पक्षपाती सोच से ऊपर उठने और उसे आगे ले जाने में मददगार साबित होगा। चाहे समाज हो, समाज विज्ञानी, अपराध शास्त्री हो या फिर अध्ययन की अन्य कोई शाखा, वहाँ संकल्पनाओं की विशिष्ट व्याख्या परिभाषाओं के माध्यम से ही होती है। हम आदतन भी व्यक्ति, वस्तु, व्यवहार, क्रिया, प्रतिक्रिया आदि को परिभाषित करते रहते हैं। ऐसी पुस्तिका की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी, क्योंकि सामाजिक ताना बाना रचने वाले रूढ़िवादी सोच का परोक्ष प्रभाव लोगों के सामाजिकरण में दिखाई देता है। ठीक है, आपकी सोच पूर्वाग्रहग्रस्त और एक पक्षी है। आपको ज्ञात भी नहीं होता, क्योंकि वह अचेतन से अवचेतन और अवचेतन से चेतन मन मस्तिष्क पर कैसे असर डालती रहती है ना। अपन सोच बन जाती है ना, जैसे जैसे ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हम गेन करते हैं माइंड में, सोच हमारी वैसी बन जाती है। विडम्बना तो ये है कि ऐसी भाषा शैली और शब्द विन्यास हमें न्यायिक निर्णयों में भी देखने को मिलने लगे। इसलिए समय की मांग को समझते हुए ये पुस्तिका तैयार की गई। ये सब आप देख लीजिएगा। जब एक न्यायमूर्ति शपथ लेता है तो वह यह सुनिश्चित करता है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन वह बिना किसी भय, पक्षपात और दूषित मनोभाव से करेगा। उन्होंने अत्यंत दृढ़ता से इस बात को रखने का प्रयास किया है कि हर मामले का निर्णय उसके गुण दोष के आधार पर होना चाहिए, पूर्व निश्चित मान्यताओं के आधार पर नहीं। उन्होंने कानून के जीवन में भाषा के महत्व की ओर भी इंगित करते हुए कहा है कि शब्द ही वह पहिए हैं जिनसे हम कानून के मूल्यों को संप्रेषित कर पाते हैं। अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात। यह पुस्तिका लैंगिक रूढ़िवादिता को दूर करने और न्यायाधीशों और विधिक समुदाय की सहायता के लिए तैयार की गई है, ताकि ऐसे शब्दों की पहचान हो सके और उनके नकारात्मक प्रभावों को समझा और उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा सके। अच्छा लगा बहुत ये पहल। अगर आप जानना चाहें कि कौन से शब्दों को बदला गया है, तो देखिए आपके सामने हैं। जैसे पर पुरुषगामी स्त्री के लिए ऐसी स्त्री जो विवाहतर लैंगिक संबंध में है। चक्कर के स्थान पर विवाह से बाहर संबंध। बास्टर्ड के स्थान पर वह बच्चा जिसके माता पिता आपस में विवाहित नहीं हैं। पवित्र महिला या गिरी हुई महिला के स्थान पर सिर्फ महिला शब्द का प्रयोग किया जाएगा। पत्नी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। पतिव्रता पत्नी, आज्ञाकारी और विश्वास पात्र पत्नी के स्थान पर सिर्फ पत्नी बोला जाएगा। रखेल के लिए महिला जिसके साथ एक पुरुष के प्रेम संबंध हैं। वैश्या के स्थान पर यौनकर्मी और बाल वैश्या के स्थान पर ऐसा बच्चा जिसका अनैतिक व्यापार हुआ है। इस आर्टिकल में ना दोस्तों मुझे एक बड़ा अच्छी चीज़ लगी, सिमोन दी बहुआ साहब की। बहुत बड़े लेखक हैं सिमोन साहब, और ये कहते हैं, सिमोन साहब कहते हैं कि स्त्रियां पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं। हमारा समाज है ना, वो इतनी जंजीरें, इतनी क्रिस क्रॉस जंजीरें, नियम लगा देता है कि सिमोन बहुआ साहब ने कहा कि स्त्रियां बनाई जाती हैं। हम गढ़ते हैं एक स्त्री की परिभाषा और आजीवन कसते रहते हैं उसको एक कसौटी पर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि संस्कारों के नाम पर महिलाओं को अंधविश्वासों में जकड़ा जाता है, जिससे वह आजीवन मुक्त नहीं हो पाती हैं। इस पुस्तिका के एक खंड में ऐसे निर्णयों का भी उल्लेख किया गया है जिनसे इन्हीं मान्यताओं को तोड़ने का प्रयास किया गया है, चाहे वह बमवारी देवी मामले के बाद तैयार विशाखा के दिशा निर्देश हो। अगर आप लोग को पता हो कि विशाखा दिशा निर्देश क्या हैं, क्या आप लोग मेरे को बता सकते हो विशाखा गाइडलाइंस के बारे में? सोचो एक बार, जरा सोचो, कहाँ पढ़ा था विशाखा?
समय लो अपना, सोचो एक बार। वर्क प्लेस, कुछ याद आया? जो बाद में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के कानून बनाने में मददगार हुए, या फिर जोसेफ स्टाइन का मामला हो, जिसे ज़ारखम को अपराध के दायरे से बाहर रखने का प्रयास किया गया। पहले ऐसे अनेक निर्णय हुए हैं जिनमें महिलाओं की हित रक्षा पर दूरगामी प्रभाव भी पड़ा है। चाहे नैना साहनी तंदूर कांड हो, दिल्ली में ये हुआ था, नैना साहनी तंदूर कांड के मामले में सुशील वर्मा के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलते समय कहा गया कि नैना साहनी एक पढ़ी लिखी और महत्वाकांक्षी महिला थी, वह एक गरीब और असहाय महिला नहीं थी। चाहे शबनम की फांसी के मामले में कहा गया कि पिता की हत्या करने वाली पुत्री, जिसे उम्मीद की जाती है कि वह अपने पिता का आजीवन मान रखेगी, उसे फांसी से कम किसी सज़ा का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता। बहुत ही अच्छा आर्टिकल ये, बहुत ही मतलब शब्दों में पिरो के इन्होंने बातें समझाई हैं। निबंध लिखना अगर सीखना हो तो ये आर्टिकल्स को दिन में करीब 2-3 बार पढ़ो, आपको निबंध लिखने की शैली निकल आएगी कि शुरू कैसे करना है और अंत कैसे करना है। फिर ये थोड़ा सा ये आपका जीवन को लेकर आर्टिकल है। संध्या बेला में पक्षियों के झुंड को अपने बसेरों की तरफ लौटते हुए हम सभी ने देखा है। कितना प्यारा मोहक दृश्य होता है वह, भले ही हमारा सारा दिन खट्टे मीठे और कड़वे अनुभवों से जूझते हुए व्यतीत हुआ हो, पर अंत में घर लौटते पक्षियों को निहारना बड़ा सुकून देता है। अपने आवास के लिए सही स्थान का चयन करना काफ़ी सूझबूझ और परिश्रम की मांग करता है। स्वच्छ हवा, धूप, जल मूलभूत ज़रूरतों के साथ सबसे महत्वपूर्ण होता है ऐसी जगह को ढूंढ पाना जहां प्राणी सुरक्षित महसूस कर सके। यही कारण है कि छोटे जीव इतना सूक्ष्म प्रवेश द्वार बनाते हैं कि उनके अलावा कोई अन्य या उनका शत्रु उनके आवास के भीतर प्रवेश ना कर सके। घर के संदर्भ में सुविधाओं और सुरक्षा को प्राथमिकता में रखते जाने के बावजूद अभावों और असुरक्षा के बीच आकाश की खुली छत और ज़मीन का बिछौना संजोए अक्सर मुस्कुराता हुआ कोई ना कोई परिवार नज़र आ जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये वाला। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। बाकी मैंने आप लोग के लिए ये अंडरलाइन कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है, आप इसको पॉज करके देख सकते हो। प्रतिभा का अवसर। किसी भी बच्चे के भीतर रचनात्मक की असीम संभावनाएं होती हैं, रचनात्मकता की, ठीक है। अगर उसे एक सीमित ढांचे के भीतर समेट दिया जाता है तो उसकी प्रतिभा भी उसी तरह में सिमट रह जाती है। हम जानते हैं कि हम सभी में क्या, हर व्यक्ति में रचनात्मक सोचने की, विचार करने की क्षमता अनंत होती है ना। इसी को लेके भारत सरकार भी ये प्रयास कर रही है कि जो भी बच्चे हैं उनका विकास हो, उनका मानसिक विकास हो, और वो मानसिक विकास, वह जो मानसिक विकास होगा उससे एक नया पीढ़ी जो कि इनोवेटिव हो, जो कि अच्छे समाज में एडजस्ट हो पाए और जो कि अपने समाज में बदलते परिवर्तन को भी संभाल पाए, एडजस्ट हो पाए उसके ही हिसाब से, ठीक है। हालांकि शिक्षा व्यवस्था में यह एक बुनियादी पक्ष होना चाहिए और कुछ हद तक इसका ख्याल रखा भी गया है, मगर अब सरकार औपचारिक रूप से इस दिशा में एक ठोस पहल करने का जा रही है। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्रालय स्कूली विद्यार्थियों को वैज्ञानिक पद्धतियों और प्रयोगों से परिचित कर उन्हें अनुसंधान और खोज का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रयास, यानी प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटीट्यूड, देखा ना, एक और गवर्नमेंट स्कीम आपके सामने आ गई।
प्रयास। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रयास। प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटीट्यूड इन यंग एंड एस्पायरिंग स्टूडेंट्स। प्रयास स्कीम। इस योजना के मकसद युवा विद्यार्थियों के बीच वैज्ञानिक चिंतन उत्पन्न करना और साक्ष्य आधारित विज्ञान प्रक्रिया, नवीनता और रचनात्मकता का विकास करना है। यह एक तथ्य है कि बच्चों और किशोरों में खोजने और सीखने की प्रक्रिया काफ़ी तीक्ष्ण होती है, लेकिन हमारे यहाँ आमतौर पर निर्धारित पाठ्यक्रम ज़्यादातर बच्चों के लिए शिक्षण के ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा होता है और इसी के मुताबिक उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी होती है। इसमें कई वैसे बच्चों की प्रतिभा दबी रह जाती है जिनकी अभिरुचियों का सही दिशा और उसे समझने का अवसर नहीं मिल पाता है, बल्कि उसके उलट ऐसे मामले आम हैं जिनमें स्कूली शिक्षा के दौरान कई बार अभिभावक बच्चों को ऐसा विषय की पढ़ाई में झोंक देते हैं जिसका जबरन पढ़ना पड़ता है ना। इनोवेशन की ज़रूरत है, देश को ज़बरदस्ती पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। प्रयास की अहमियत इस रूप में दर्ज की जा सकती है कि इसमें व्यक्तिगत रूप से या समूहों में अनुसंधान या खोज करने के लिए विद्यार्थियों का क्षमता विकास पर जोर दिया है। जो प्रयास का मॉडल है, इसमें प्रयास करा गया है कि बच्चे ग्रुप्स में अध्ययन करें, साइंटिफिक या कोई भी अध्ययन करें, ठीक है, ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मत हो, ज़्यादा से ज़्यादा विचार आएँ और कम समय में एक बेहतर रिजल्ट निकल के आए। यही गुण बच्चों में आगे जाके रिसर्च में काम आएंगे, अध्ययन करने में काम आएंगे, ना कि सिर्फ रटने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। अच्छा पहल है। दीनता उस, देखिए छोटा सा कोटेशन है, दीनता उस मानसिक दुर्बलता को कहते हैं जो मनुष्य को दूसरे की दया पर जीने का प्रलोभन देती है। वाह। चलिए, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जो आर्टिकल्स मैं छुड़वा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़रूरी नहीं है। मेरी सीमा है कि मैं ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बना सकता हूँ, ताकि जो समय मिलता है आप लोगों को वो ज़्यादा ऑक्यूपाई होगा। तो अगर आपको लगता है कि कोई खबर महत्वपूर्ण है तो आप भी पेपर का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी खबर सामने हमारी आ रही है। 73 साल पुरानी कार से भारत से ब्रिटेन की यात्रा पर निकला परिवार। अहमदाबाद की कारोबारी भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक बहुत ही खास सफ़र पर निकले। दमन ठाकुर 1950 की ब्रिटेन निर्मित एक कई पीढ़ियों से उनके परिवार के साथ जुड़ी विंटेज कार लाल परी के साथ उस सफ़र पर 12,000 किलोमीटर की यात्रा करके दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के एबिंगटन में MG कारखाने तक पहुंचेंगे। बढ़िया है। इसकी टॉप स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। एंशियंट विंटेज कार है, बहुत बढ़िया। चलिए, एक छोटी सी रिपोर्ट है। राज्यसभा के मौजूदा सदस्यों में से 12% अरबपति, राज्यसभा के लगभग 12% मौजूदा सदस्य अरबपति हैं और ऐसे सांसदों का फीसद आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना सबसे अधिक है। रिच पीपल नाउ बिकमिंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, बढ़िया है। तेलंगाना से विश्लेषण किया गए 7 सदस्यों को कुल संपत्ति 5,596 करोड़ रुपए और आंध्र के 11 सदस्यों की कुल संपत्ति 3,823 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश से विश्लेषण किए गए 30 सांसद सदस्यों की कुल संपत्ति 1,941 करोड़ रुपए है। इसमें डेटा में दिया हुआ है कैसे कि देखिए आप यहाँ पे 4 सदस्यों में से राजस्थान में से एक राज्यसभा सदस्य कांग्रेस की KC वेणुगोपाल ने बलात्कार से संबंधित मामला घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी के 85 राज्यसभा सदस्यों में से लगभग 23, कांग्रेस के 30 सदस्यों में से 12 अपने हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं।
क्रिमिनल रिकॉर्ड है लोगों के पास। यहाँ पे एक खबर है खेल जगत को लेके। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के लिए महिलाओं का ट्रायथलॉन प्रशिक्षण के दौरान चैंप्स एलिस एवेन्यू में साइकिल दौड़ प्रतिस्पर्धा में भाग लेती प्रतियोगी, ये होने वाली है अभी 24 में भी इसका वो चल रहा है प्रैक्टिस। एशिया खेलों में 2 रजत पदक जीतने वाली महिला एथलीट दुती चंद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा उन पर लगाए गए 4 साल के प्रतिबंध को चुनौती देंगी। जो दुती चंद जी हैं ये बहुत ही देश के लिए मेडल लाई हैं, ठीक है ना, एशिया खेलों में। अब इनको असल में डोपिंग वाली बैन लगा दिया गया है। 27 साल की दुती पर गुरुवार को प्रतिबंध लगाया गया था। इस 100 मीटर की राष्ट्रीय कीर्तिमानधारी एथलीट के पिछले साल दिसंबर में लिए गए 2 नमूनों में अन्य एनाबॉलिक एजेंट मौजूद थे जो वाडा के 23 प्रतिबंधित पदार्थों की सूची में शामिल हैं, इनके सैंपल में मौजूद थे, ठीक है। SRMS सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलर ऐसे नॉन स्टेरॉयड पदार्थ हैं जिन्हें आमतौर पर ऑस्टियोपोरोसिस SRMS, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, एनीमिया और मरीजों को जख्मों से उभरने के लिए किया जाता है। डोपिंग में इनकी रिपोर्ट में ये पॉजिटिव आया है, इसलिए इनके ऊपर बैन लगा दिया है। हम जानते हैं कि डोपिंग को लेके 2 संस्थानें वैश्विक तौर पे कार्य करती हैं, मतलब एक वैश्विक तौर पे कार्य करती है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और हमारे राष्ट्रीय पे नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। डोपिंग खिलाड़ियों में कुछ खिलाड़ी क्या करते हैं ना, गलत तरीके से अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ज़्यादा देर तक खेलने के लिए या और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कुछ खिलाड़ी, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ खिलाड़ी गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होगा ना, कंपटीशन अनइक्वल हो जाता है, बराबर का नहीं होता है। इसलिए ये संस्थान प्रतिबंध लगाती हैं और कार्रवाई करती हैं। चलिए, आज के हमने इस अखबार में जाना देश विदेशी उन खबरों के बारे में। अगर आप लोग को ये अध्ययन अच्छा लगा हो, ये विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि पहली बात तो पुरानी वीडियो को ज़रूर जाके देखें और देखने के साथ साथ अपने साथी छात्रों में भी शेयर करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत